नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमावत, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। विद्यार्थियों, आप हमारे इंस्टीट्यूट से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड NIOS से प्रायोजित है। यह कोर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तो विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष DNYS कोर्स के अंदर आपका 811, 812, 813 जो है सब्जेक्ट कोड, वो थ्योरेटिकल पेपर हैं और उसके बाद में 3 पेपर जो है वो प्रैक्टिकल हैं। तो वैसे तो आपके पास में भारत सरकार द्वारा प्रिंटेड बुक पहुंच चुकी होगी, तो उनका अध्ययन करते रहे आप निरंतर। और साथ ही साथ में आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं, जिनको इन वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। पिछले कुछ वीडियो के अंदर हमने 811 जो सब्जेक्ट कोड था, योग का आधारभूत ज्ञान, उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर जो है और रिकॉर्ड करके हमने यूट्यूब पे डाल दिए हैं, तो वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। और अभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं ये है प्राकृतिक चिकित्सा का आधारभूत ज्ञान, 812 नंबर सब्जेक्ट कोड है, जिसमें से 4 चैप्टर हम पहले पढ़ा चुके हैं। ये 5वें चैप्टर के बारे में ये सब्जेक्ट होगा। ये जो कोर्स अभी हम पढ़ाएंगे, ये चैप्टर 5वां चैप्टर है। तो ये 5वां चैप्टर जो है वह है सम्यक स्वास्थ्य। तो सम्यक स्वास्थ्य का मतलब है, शब्द से पता चलता है, जो स्वास्थ्य के अंदर सम्यकता, बैलेंस आना ही स्वास्थ्य के बारे में इसमें जानकारी देंगे। तो क्या कहते हैं कि स्वास्थ्य तंदुरुस्ती की सकारात्मक स्थिति है। तंदुरुस्त होना, शरीर के अंदर जो ताकत, सामर्थ्य और हर चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी तरह से अवेलेबिलिटी होना ही सकारात्मक स्थिति है। जहाँ शरीर एवं मन उचित सामंजस्य में तथा उचित संतुलन में हो, उसी को स्वास्थ्य कहा जाता है। तो इसमें क्या बोला जाता है कि शारीरिक स्वास्थ्य मतलब सुडौल शरीर, औसत कद, वजन एवं बीमारी का अभाव। साथ ही साथ दूसरी चीज़ बताई जाती है कि मानसिक स्वास्थ्य मतलब जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचान सके और उपयोगी वस्तुओं एवं कार्यों द्वारा समाज एवं परिवार को लाभ दे सके। तो ये एक सामान्य इसकी परिभाषा है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य की परिभाषा को WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक विशेष शब्दों के अंदर इसको बताया है, जो हिंदी में हम आपको बताएंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसमें कहते हैं कि स्वास्थ्य का अर्थ पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वस्थता को दर्शाता है, या स्वस्थता की स्थिति है, ना कि रोग का अभाव होना। इनका कहने का अर्थ ये होता है कि शरीर में रोग नहीं होना ही स्वस्थ नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से एक संतुलन की स्थिति, एक स्वास्थ्य की स्थिति का होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। तो अभी शारीरिक स्वास्थ्य कैसे मेजर करेंगे, हम कैसे देखेंगे कि शरीर स्वस्थ है कि नहीं। तो सबसे पहले शरीर स्वास्थ्य के लिए देखा जाता है फिजिकल हेल्थ में कि जो उत्साह और ऊर्जा से पूर्ण हो, जिसमें उत्साह हो और ऊर्जा भरपूर हो, जिसकी सभी इंद्रियां सुचारू रूप से काम कर रही हो, कर्मेंद्रिया और इंद्रिया जो अपने ज्ञानेंद्रिया है वो प्रॉपर रूप से काम कर रही हो। तीसरा है त्वचा साफ और स्वच्छ हो, जो गंदगी से मुक्त हो। चौथा बताते हैं कि जिसे कोई बीमारी ना हो, कोई ऐसा रोग नहीं हो, ऐसी कोई समस्या नहीं हो जिससे वो अपने शरीर के अंदर स्वास्थ्य का अनुभव नहीं कर पा रहा हो। फिर पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो उसकी, और बढ़िया तरीके से उसको नींद आती हो। तो ये जो था वो शारीरिक रूप से स्वास्थ्य का एक पैरामीटर देख सकते हैं कि इस सारी चीज़ें अवेलेबल होती है एक शरीर जब स्वस्थ होता है। इसी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य कैसा होता है, कहते हैं कि जब भावनाओं पर नियंत्रण रखता हूँ, अपनी भावनाओं के साथ में अपने आप को गिरने या उठने नहीं देता हूँ, जो अपने भावनाओं में संतुलन जो है उसको बनाए रखता हूँ। दूसरा है अनावश्यक चिंता, उत्साह और उत्सुकताओं से मुक्त रहता है। बिना मतलब की उत्साह होना, बिना मतलब की चिंता करना, ओवर थिंकिंग करना और ऐसे किसी भी कामों में लिप्त होना जिसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होकर उन कामों के अंदर लिप्त हो जाना, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है, इसलिए उन पर नियंत्रण होना चाहिए। तीसरा जो है भावनाओं पर नियंत्रण, हमने बता दिया। अन्य लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहना भी मानसिक स्तर को दर्शाता है, एक इंसानियत के भाव को दर्शाता है। तीसरा जो है सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य, अपने आसपास के लोगों के साथ में अच्छी तरीके से व्यवहार करता है कि नहीं करता है। यदि आप अपने आसपास के लोगों के साथ में अभद्र व्यवहार कर रहे हो, किसी के साथ में गलत व्यवहार कर रहे हो, तो ये समस्या का कारण बन सकता है आपके सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में। दूसरा, अच्छी बात होती है कि मोहक शिष्टाचार हो व्यक्ति के अंदर,
लोगों को मोहित करने का एक सामर्थ्य होता है, किसी से मिलनसारिता बनती है, आप किसी को अच्छे लगने लगते हो, ये मोहक शिष्टाचार होता है, लोगों को अच्छा आदर सम्मान देते हो, तो ये आपके मानसिक रूप से भी और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में भी बहुत ही अच्छा एक लक्षण है। तीसरा जो है दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व को पूर्ण करना। जो लोग आप पर निर्भर है या समाज जो आप पर निर्भर है या समाज के लिए आप कुछ बेहतर कर सकते हो, देश के लिए कुछ बेहतर कर सकते हो, विश्व के लिए कुछ बेहतर कर सकते हो, तो उन दायित्वों को पूरी तरह से पूर्ण करना ये आपका स्वभाव होना चाहिए और वही आपके सामाजिक स्वास्थ्य को दर्शाता है। अब कहते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के आधार या प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें 7 कारकों को प्रमुख रूप से बताया गया है, जिसमें से पहला है आहार, दूसरा व्यायाम, तीसरा विश्राम, चौथा स्थिति, 5वां स्वच्छता, 6ठा सोच विचार और 7वां है निद्रा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आहार। प्रत्येक प्राणी को जीवन यापन करने और शरीर के प्रत्येक अंग को उचित कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और एक सजीव के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वह भोजन आहार को माना जाता है। आहार वो सारी चीज़ें होती है जो हमको पोषित करें और जो ग्रहण करने योग्य हो। दूसरी चीज़ जो बताई गई है कि व्यायाम एवं योगाभ्यास। व्यायाम और योगाभ्यास क्या करते हैं, हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को जागृत करने का काम करते हैं। जब आपके शरीर की सारी कोशिकाएं जागृत रहती हैं, ऊर्जावान रहती हैं, चुस्त दुरुस्त रहती हैं, तो आप पहले से ज़्यादा स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक हो। तीसरा जो बताया है कि विश्राम। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विश्राम भी बहुत आवश्यक है। जैसे मेहनत करना, पुरुषार्थ करना आवश्यक है, उसी तरीके से विश्राम की भी आवश्यकता उतनी ही ज़रूरी है। जब हम विश्राम करते हैं, किसी भी क्रियाशीलता में लिप्त नहीं होते हैं, तो हमारा शरीर अपने आप को हील करता है। किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए जो ऊर्जा खर्च हुई है, जो सेल्स डैमेज हुई हैं, तो उसको हीलिंग करने के लिए विश्राम के समय में हमको मौका मिलता है। विश्राम से मानसिक शांति भी मिलती है और शारीरिक स्वास्थ्य भी बनता है। इससे क्या हो, थकी हुई मांसपेशियों को एक रिलैक्सेशन मिलता है, पोषण मिलता है, जिससे वो वापस से पुनः कार्य करने के लिए तैयार रह पाती हैं। अगले जो है स्थिति। स्थिति यानी पोस्चर। आप कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, ये भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है। अगर आप गलत तरीके से बैठ रहे हैं, गलत तरीके से चल रहे हैं, गलत तरीके से खा रहे हैं, तो ये सारी क्रियाएं जो होती है आपको रोगी बनाने के लिए काम कर सकती हैं। तो शारीरिक स्थिति में बैठने और उठने में ध्यान रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में कभी नहीं बैठना है जो आपको तकलीफ दे, और किसी भी ऐसी स्थिति में भी नहीं बैठना है कि लंबे समय तक बैठने से आपको समस्या बढ़ जाए। अगला जो है स्वच्छता। इसको इंग्लिश में एक शब्द बोला जाता है हाइजीन। हाइजीन जो शब्द है वह हाइजिया से निकला है। हाइजिया ग्रीक शब्द में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं स्वच्छता की देवी। जो देवी स्वच्छता के लिए पूजी जाती है उसको हाइजिया बोला जाता है। तो हाइजिया जो है वो स्वच्छता विज्ञान को स्वास्थ्य संरक्षित रखने व उसे सुधारने के विज्ञान तथा कला के रूप में परिभाषित किया गया है। स्वच्छता के अंतर्गत जो निम्न प्रकार के जो चीज़ें हैं वो आती हैं। सबसे पहले आती है व्यक्तिगत स्वच्छता, मतलब निजी रूप से आपका साफ रहना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे भी गंदगी नहीं, नहाना, अपने कपड़ों के अंदर गंदगी का कोई ध्यान न देना, अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं करना, अपनी शुद्धता को मेंटेन नहीं करना, व्यक्तिगत स्वच्छता या व्यक्तिगत क्लीनिंग के अंदर आता है। दूसरा है पर्यावरणीय स्वच्छता। समाज के लिए, जैसे सामाजिक स्वास्थ्य अगर आपका सही है तो आप पर्यावरण को गंदा करने का कभी नहीं सोचेंगे। इवन पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे, कहीं पे भी कचरा नहीं फैलाएंगे, पर्यावरण को गंदा करने वाली कोई एक्टिविटी को आप अपने द्वारा नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए काम करती हैं। तीसरा है भोजन संबंधी स्वच्छता। आप अपने भोजन को शुद्ध से शुद्ध रूप में बनाने का प्रयास करें, कहीं पे भी कुछ भी कचरा ना खाएं और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने वाला, पोषण प्रदान वाला भोजन ही हम ग्रहण करें और उसके भी शुद्धता का ध्यान रखें। तो ये इसके अंदर आता है। और चौथा है स्वच्छ पानी। पानी का साफ होना बहुत ज़रूरी है। वैसे कहावत चलती है कि जैसा पानी वैसी वाणी। आप अगर ख़राब पानी पी रहे हो तो ऑटोमेटिक आपकी आवाज़ में भी बदलाव आने लग जाता है। तो इसलिए पानी बहुत महत्व रखता है आपके जीवन में, क्योंकि आपके शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है और वह पानी की डिमांड जो हमारे शरीर के अंदर है वो नियमित रहती है। तो इसलिए साफ़ पानी का होना और आवश्यक पानी की मात्रा जो है उसका ग्रहण करना नियमित रूप से ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य को बचाने के लिए। अगला जो है सोच विचार। हमेशा आप कैसे विचारों में लिप्त हैं? क्या आप अपने आप को कमज़ोर बनाने वाले विचारों में लिप्त हैं या अपने आप को मजबूत बनाने वाले विचारों में लिप्त हैं?
विवेकानंद जी हमेशा कहते थे कि अपने विचारों को कभी भी कमज़ोर नहीं होने देना है। जब भी आप कमज़ोर होते हो, अपने आप में मजबूत विचारों के साथ में अपने आप को फिर से प्रेरित करें जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। जितना आप अपने नकारात्मक विचारों को महत्वता देंगे वो आप में बढ़ेगी, और नकारात्मकता से क्या होगा, आपका जीवन नकारात्मक हो जाएगा। आप वो आनंद और जीवन में खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आप इस संसार में हैं। तो मानसिक तनाव कम होने से आनंद की अनुभूति होती है, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। तो मानसिक तनाव कम करने के लिए आपके विचारों का जो है सकारात्मक होना, ऊर्जावान होना और आनंदमय होना बहुत ज़रूरी है। फिर सकारात्मक सोच विचार से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सहनशीलता और आत्मविश्वास बढ़ता है, और इससे आपके सफलता के आसार बढ़ जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है निद्रा। जैसे विश्राम करना और निद्रा करने में एक फ़र्क है। विश्राम आप जगते हुए कर सकते हो, जैसे रिलैक्स करते हो, आप खड़े खड़े थक गए तो बैठ गए। और निद्रा अर्थात होता है सोना। सोने का मतलब होता है कंप्लीट रिलैक्सेशन, कंप्लीट विश्राम। विश्राम का एक एडवांस स्वरूप माना जाता है। इससे क्या होता है कि इससे आपके मानसिक शारीरिक रूप से जो भी अपने बॉडी के अंदर विजातीय तत्व या गंदगियाँ बनी हैं उसको क्लीनिंग करने में बॉडी को समय मिलता है, मौका मिलता है, और आपके शरीर को स्वस्थ करके वो नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये कुछ कारक थे जो स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमको ध्यान रखना है। अभी कुछ चीज़ें हम ऐसे जानेंगे कि रोगी कैसे होया जा सकता है, कि क्या ऐसे कारण हैं जिनके कारण व्यक्ति बीमार हो सकता है, रोग उत्पन्न हो सकता है, या फिर व्यक्ति अस्वस्थ है, उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो अस्वस्थ कैसे पहचान करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे किसी भी शारीरिक क्रिया का असामान्य होना। कोई व्यक्ति नॉर्मल चल रहा था, एकदम से लंगड़ाने चल जाए तो सीधी सी बात है, हमको पता चल जाता है कि उसके उस पैर में कोई ना कोई समस्या हुई है। तो सीधी सी कंडीशन है कि जब भी कोई व्यक्ति के किसी भी शारीरिक क्रिया के अंदर कोई भी असामान्यता उत्पन्न होती है तो वो कोई ना कोई रोग का कारण हो सकता है, अस्वस्थता की पहचान है। दूसरा है गहरी नींद का ना आना या फिर बहुत ज़्यादा नींद आना। या तो नींद नहीं आएगी बहुत गहरी, बार बार टूट जाएगी, या फिर इतनी नींद आएगी गहरे कि उठने में जोर आएगा। तो ये दोनों अवस्थाएं भी आपके रोग होने के या अस्वस्थ होने के सूचक हैं। तीसरा है भूख का ना लगना और या फिर बहुत ज़्यादा भूख का लगना। तो ये दोनों कारण भी है आपके शरीर को खराब करने के लिए, और ये अस्वस्थता के निशान हैं। अगला जो है त्वचा से दुर्गंध आना। शरीर के अंदर गंदगी बन रही है और आप साफ नहीं हो पा रहे हो, गंदगी शरीर से क्लीन नहीं हो पा रही है तो दुर्गंध आएगी, और ये भी एक अस्वच्छता का सिम्टम है। पाचन संबंधी समस्या होना, नकारात्मक विचारों का होना, जल्दी से क्रोध आ जाना, चिड़चिड़ापन रहना, हमेशा आलस्य बना रहना, किसी भी कार्य में मन न लगना और जल्दी थक जाना। ठीक है, तो ये सारे जो सिम्टम्स है ये सारे अस्वस्थता के निशान हैं। अस्वस्थता होना और ये सारे लक्षण होना एक जैसी बात हो गई कि अगर ये लक्षण है आप में तो आप अस्वस्थ हो। अगला जो है रोग उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है विजातीय द्रव्यों का संचित होना। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर सबसे पहला सिद्धांत यही कहता है कि सभी रोग एक उनका कारण एक, अर्थात शरीर के अंदर जो चीज़ें बाहर निकल जानी चाहिए थी, आवश्यक नहीं थी, वो शरीर के अंदर ही रह जाती है और शरीर में घूमकर शरीर को रोगी बनाती है, और उन तत्वों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो शरीर में विजातीय तत्व होंगे तो रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, आपकी जीवन शैली अनियमित होना। आप ना तो दिनचर्या, रतिचर्या और ऋतुचर्या का, इन तीनों का सम्यकता से पालन नहीं करते हैं तो आपके अंदर रोग होने की संभावना है। जैसे जिस मौसम में जो आहार बनता है, जो भोजन बनता है, जो फल बनते हैं, जो सब्जियां आती हैं, उनका सेवन नहीं करके विरुद्ध मौसम के जो गर्मी में उगने वाली चीज़ों का, गर्मी में सेवन करने वाली चीज़ों का आप बरसात में सेवन करते हो, बरसात वाली चीज़ों का आप सर्दी में सेवन करते हो, तो आपको रोग होना संभव है और वो पक्का होगा ही। अगला जो है ज़्यादा मिर्च मसाले वाले गरिष्ठ भोजनों का सेवन। ज़्यादा डीप फ्राइड जंक फूड, बाहर का जो खाना है उनका अधिक मात्रा में सेवन करना, और घर पे भी ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा गरिष्ठ भोजनों का, ज़्यादा मिर्च मसाले और गरम मसालों का उपयोग करके जो भोजन बनाया जाता है चटपटा और चटाकेदार, वो भी आपको नुकसान करता है, रोगी बनाने में मदद करता है। फिर संतुलित भोजन का आहार या फिर अति आहार या निम्न आहार, ये तीनों कंडीशन भी आपको रोगी बना सकती हैं। आपके भोजन के अंदर अगर पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, फिर प्रोटीन, जल, फाइबर्स, ये सब चीज़ें नहीं होगी, मिनरल्स, विटामिन्स, तो आप रोगी हो सकते हैं। अगर इन सब की मात्रा तो अवेलेबल है पर आप उसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो अति सदा वर्ज्यते कहा जाता है कि अति जो है हर चीज़ की बुरी ही होती है।
तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। और एक विपरीत आहार नहीं करना है, जैसे दूध और दही का सेवन साथ नहीं करना है, मछली और दूध का सेवन साथ नहीं करना है, नमक और दूध का सेवन साथ में नहीं करना है। कोई भी नमक वाली चीज़ें और दूध का साथ में सेवन करने से स्किन डिसऑर्डर बन जाते हैं। तो नमक वाली जो भी जितनी भी चीज़ें हैं उनका और दूध का साथ में सेवन करने से कई रोग हो सकते हैं। अगला जो है भय, चिंता और क्रोध और तनाव रहना, ये भी एक रोग उत्पन्न होने का कारण बन सकता है। एक है असमय पर भोजन करना, जब आपके भोजन करने का जो नियम था उसको तोड़कर आप कभी भी किसी भी समय पे अपना भोजन कर रहे हो, इससे भी आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अगला जो है विश्राम की कमी, आप निरंतर काम किए जा रहे हो और विश्राम नहीं ले रहे हो तो भी आपकी बॉडी की एफिशिएंसी कम होती है और आप रोगी हो सकते हैं। अगला जो है प्रदूषण, ये प्रदूषण जो है वो बाहरी तत्व है, बाहरी तत्व के कारण ये संभव हो सकता है। तो शरीर आसपास के क्षेत्र के अंदर अगर ज़्यादा प्रदूषण वाला क्षेत्र में आप रह रहे हो तो आपको रोग होने की संभावना है। फिर शरीर में पंच तत्वों का असंतुलन, प्राकृतिक चिकित्सा पंच तत्वों में बिलीव करती हैं और इन पंच तत्वों के अंदर अगर बैलेंस बिगड़ता है तो भी आप रोगी बन सकते हैं। फिर सामर्थ्यता से अधिक शारीरिक व मानसिक कार्य करना भी आपको रोगी बना सकता है। तो इन रोगों का उपचार क्या है? सबसे पहले तो जीवन शैली संबंधित रोग, जो जीवन शैली की गड़बड़ से जो भी जितने भी रोग हुए हैं उनको आहार, जीवन शैली और वातावरण में परिवर्तन करके ठीक किया जा सकता है। दूसरा जो है शरीर में संचित विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपवास चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा के अन्य संसाधन जो है वो सब कुछ उपयोग किए जा सकते हैं शरीर को स्वच्छ रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए। तो इस प्रकार छात्रों आपका 5वां चैप्टर खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे 6ठे चैप्टर की, जो होगा भोजन के ऊपर, जो आहार और पोषण के बारे में बात होगी। तो इस वीडियो को ढंग से देखें, अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से देखें और आगे के वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज क्लियर होते रहें। तो आशा करता हूँ आप और भी बहुत बेहतर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।